एकता कपूर जहाँ तक मुझे याद है बहुत ही इनहेरेंटली जनरस है, बहुत ही दिल की बहुत बड़ी है वो। मेरे पास आई, बोले हाय आई एम एकता कपूर, ऑफ कोर्स मैं नो यू, मैं खड़ा हो गया और फिर बोले व्हाई डिड यू कास्ट हिम फॉर विक्रम। मैंने कुछ एक पैच देखा था, वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स आए थे अचानक से, स्टारडम कहो, एरोगेंस कहो, वो बहुत जल्दी आ गया था उनमें। और बहुत मैं इतना गुस्सा हो गया, मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने वो लड़की को उठाया और जो डिक्की खुली थी उसमें डाल दिया और डिक्की बंद करके मैं उसको एक सेट से दूसरे सेट तक गाड़ी में ले गया था। एक चैनल वी पे शो आता था बडी प्रोजेक्ट करके, तो उसमें एक किसिंग सीन आया था। जब हमने डेटिंग करना शुरू किया, शी वॉज अ ह्यूज स्टार, है ना, कहानी घर घर की में पल्लवी का किरदार निभा रही थी वो। तो ये जो रियलिटी शो था उसमें ना सब सिम कार्ड खरीदते थे, तो हमको बोला किसी ने अंदर से कि भाई सब खरीद रहे हैं, आप भी खरीदो। पहला शॉट दिया और डर के मारे शॉट ख़राब भी कर दिया था मैंने, और मुझे उस सीरियल से निकाल भी दिया गया था। रूममेट था गौतम रुडे, अगर आप जानते हैं गौतम रुडे, मेरे हम दोनों साथ में रहते थे एक अपार्टमेंट। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। तो सर पहले तो ये बताइए क्या नया लेकर आ रहे हैं आप? जलेबी रॉक्स, मतलब नाम ही इतना ज़्यादा हटकर है। क्या बताना चाहेंगे, क्या कैरेक्टर होगा आपका? ये एक रीजनल गुजराती फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है जलेबी रॉक्स। नाम थोड़ा सा वैसा है, लेकिन इट इज़ अबाउट द जर्नी ऑफ अ वुमन। और उसके जब मेनोपॉज से गुजरती है एक महिला, जो शायद पहली फिल्म है जो इस विषय में बात कर रही है। फिल्म पूरी उस पर नहीं है, लेकिन उसके आधार पर जैसे संबंध बनते हैं, बिखरते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें एक बहुत ही अच्छी तरह से लिखी हुई कहानी है, और उसका एक पात्र हूँ मैं। और मैं जो वन्ना पाठक जी हैं, जो जलेबी है हमारी फिल्म की, उनके मित्र का किरदार है, और एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप लेखक ने तय की उसमें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये। सर फिल्म से जुड़ने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें आपको पता चली, मतलब फीमेल्स के बारे में, कि इस 40 एज जब क्रॉस करते हैं तो बहुत सारी चेंजेस होती है फीमेल्स के अंदर, तो आपको नई चीज़ें क्या पता चली है? जीवन वैसे बहुत कुछ सिखा देता है लेकिन फिल्में भी बहुत सिखाती है। आई थिंक फिल्म के ज़रिए ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो मर्दों को छोड़िए, औरतों को खुद नहीं पता होता है जब वो उससे गुजर रही होती है। तो मर्दों के लिए तो और भी कठिन होता है समझ पाना कि हो क्या रहा है, अचानक से इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है ना, ऐसे अच्छा ये बात तो सुबह बोली थी, दोबारा क्यों बोल रहे हो, है ना। तो वो सारी जो चीज़ें होती है, उसकी पीछे की जो वजह है, ईस्ट्रोजन जो एक औरत में जब कम होता है, जब मेनोपॉज होता है, तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं उनकी, तो उस पर हमें काउंटर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कभी कभी सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि शायद कुछ हो रहा है। ये समझ जो है वो इस फिल्म के ज़रिए मिल रही है, और न सिर्फ मर्दों को लेकिन औरतों को भी, कि ऐसा होता है तो ये नॉर्मल है, और ये होता है तो उसके बारे में आजकल कभी संवाद हुआ नहीं है इस बारे में, पारिवारिक संवाद भी नहीं होते हैं, फिल्मों तो छोड़ दीजिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। अच्छी या बुरी से ज़्यादा मैं कहूँगा ये ज़रूरी फिल्म है, और भले गुजराती में बनी हो, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि कभी ना कभी ये फिल्म वो देखे। और उससे हमने कुछ शोज़ किए थे जिसमें जो लोगों ने रिएक्शन दिए थे, उससे समझ में आया कि लोगों की समझ बदली है ना, उनकी ज़्यादा सतर्क हो गई इस बात को लेकर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म रादर देन गुड और बैड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेमा। एकता कपूर के काफ़ी शोज़ में आपने काम किया है, कैसा बॉन्ड है आपका उनके साथ? एंड जब पहली मुलाकात उनसे हुई थी तो क्या था? क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो नए एक्टर्स जो आ रहे हैं ना, वो उनका एक ख्वाहिश होता है कि एकता कपूर के शो में तो मतलब ज़रूर एक बार करें। तो आप तो मतलब कितने शोज़ में उनके किए हो, तो कैसा बॉन्ड हो गया है? एंड उनके प्रोडक्शन में काम करना, मतलब कितना एक्टर कंफर्टेबल होकर कर सकता है? चीज़ें बदल गई होंगी अभी तो। मैंने 20 साल पहले उनके साथ काम किया था, बट एकता कपूर जहाँ तक मुझे याद है बहुत ही इनहेरेंटली जनरस है, बहुत ही दिल की बहुत बड़ी है वो। मेरी कास्टिंग भी ऐसे ही कर दी थी उन्होंने। एक बार मैं ऑफिस में बैठा था उनके, कहीं कुछ पायलट कोई किया था उसका चेक लेने के लिए, तो वहीं पे उन्होंने देखा मुझे, और उस वक्त तो खुद भी इन्वॉल्व इतना ज़्यादा रहती थी फ्रंट लाइन में। तो वो कोई कास्टिंग कर रही थी और गुजर रही थी, और उसने साथ में सचिन करके कोई व्यक्ति थे, उनको बोला दैट हाय आई एम एकता कपूर। मेरे पास आई, बोले हाय आई एम एकता कपूर, ऑफ कोर्स मैं नो यू, मैं खड़ा हो गया और फिर बोले व्हाई डिड यू कास्ट हिम फॉर विक्रम। तो मुझे याद है वो दिन, मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त मैं उस एक घड़ी पे वहाँ जाके अपना पेमेंट लेने के लिए बैठा था,
और वेट कर रहा था क्योंकि चेक आया नहीं था, और उसी वक्त एकता कपूर वहाँ से गुजरती है, मुझे देखती है ना, बातचीत होती है, एंड देन शी कास्ट मी। तो और उसके बाद भी अच्छे कलाकार, जब भूख होती है ना किसी में, तो वो ऐसे लोग, एकता जैसे लोग पहचान जाते हैं, और वो लोग उनको फिर हवा देते हैं, राह दिखाते हैं। तो आई थिंक एकता हैज़ बिन वेरी थैंकफुल टू एकता फॉर व्हाट शी इज़ कंट्रीब्यूटेड टू माय करियर। यस सर, मैक्सिमम आज तक आपने कितने आवर्स की शिफ्ट की है आपके पूरे करियर में? सबसे ज़्यादा? यस। एंड कौन सा सेट था वो? 3 सेट थे। एक बार लगातार 72 घंटे काम किया था मैंने। हाँ, वो एक शो कर रहा था बालाजी का ही, एकता का। दूसरा एक शो कर रहा था एंडमोल का, या सारा आकाश करके एक शो है, वो कर रहा था। और तीसरा कोई एक पायलट शूट कर रहा था, कहानी तेरी मेरी, सारा आकाश और एक पायलट, ऐसे कुछ शूट कर रहा था। तो सबको ऐसे डेट कट टू कट टाइम दिया था, और उसमें एक एपिसोड जो शूट किया था हमने, वो एकता ने रिजेक्ट किया था कुछ। तो मुझे फ़ोन आ गया दैट सारा आकाश जाते जाते कि भाई वापस आ जा। मुझे अब तक उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो वो सारा आकाश वाले मुझे लेने आए थे क्योंकि पनवेल में शूट था। तो यहाँ से फिर पनवेल में जाके शूट किया। करते करते प्रोडक्शन वाले बालाजी के आगे बोले लेकर जाते हैं। तो ऐसे शूट करते करते मुझे याद है कि मैं 72 घंटे तक लगातार काम कर रहा था। और फिर 72 घंटे के बाद मुझे होश ही नहीं था कि क्या चल रहा है, दिन है रात है क्या है। बट हाँ, ऐसे, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती थी हमें, सच बताऊँ तो। जब बालाजी में भी करते थे तो काफ़ी हम लोग 2 शोज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे शो करने के बाद फिर वहाँ पे शूट किया। घर जाने की ऐसी कोई जल्दी होती नहीं थी उस वक्त, क्योंकि शायद भूख इतनी थी कि काम ही करना है। जब काम नहीं होता था तो मैं जिस दिन शूट नहीं होती थी तो मैं डीओपी को अपना दोस्त बना लिया था। उसके साथ मैं कैमरा का में भी थर्मोकॉल पकड़ता था, या लाइटिंग करता था, या ट्रॉली चलाता था, फोकस पे भी बैठता था। तो ये सारे सेट पे रहने की काफ़ी आदत सी थी, और अच्छा लगता था वहीं पर हमें। सर, एकदम टफ आज तक का सीन कौन सा दिया था आपने? अभी खैर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हो गई है, वैनिटी वगैरह सारी चीज़ें एक्टर्स के मतलब फ्रंट लाइन पे रखी रहती है, मतलब यहाँ से जाओ वहाँ वैनिटी में चले जाओ, शूट कर लो, कैमरे के सामने जो करना है कर लो, कई सारे टेक्स भी ले लो। बट जब वो टाइम था, उस टाइम पे कितना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होता था वो? इतना ही जितना अब होता है शायद। चैलेंज उस वक्त तब होती थी जब कब मुझे ट्रैवल करना होता था। जब मैं और श्वेता जब ट्रैवल करते थे, जैसे दिसंबर में लोग घूमने चले जाते थे 1 आध महीने के लिए, 15 दिन के लिए, तब शोज़ को अपने बैंक बनाने होते थे, है ना, एपिसोड्स के। तो उस वक्त जो सीन्स आते थे इतने लंबे लंबे और इतने सारे आते थे, और सारी सिर्फ क्लोज काटते थे मेरा, क्योंकि मास्टर कर नहीं पाते, इतने सारे आते थे। सो क्लोज काटते उस वक्त वो डायरेक्टर जो होता था वो कोरियोग्राफ करके रखता था कि ये एक्टर यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, और ये चल के यहाँ तक जाएगा, और तू बोलते बोलते इनको यहाँ। तो वो सारी चीज़ याद रख के, लाइनें याद रख के, उतने में डिलीवर करके फटाफट कपड़े बदलने के लिए हम शायद सेट से बाहर नहीं जाते थे, वहीं पे बदल लेते थे सबके सामने के, चल फटाक ये कर, अच्छा दूसरा सीन क्या ला। तो दिन में हम 40 सीन भी निकालते थे एक बार, क्योंकि वो सारे सीन्स पूरे 15 दिन तक चलने वाले होते हैं। और वो सीन के क्लोज के आधार पर बाकी के दिन वो लोग शूट करेंगे कि इसने यहाँ पे लुक दिया था तो यहाँ पे खड़ी हैं, फिर वहाँ से चले जाना। बट आई थिंक दोज वर द टफ टाइम्स इफ एट ऑल एज एन आर्टिस्ट। लगता है कभी कभी काम के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट हाँ, उसके अलावा तो मतलब कठिन तो हर एक सीन फिर वैसे ही होता है कि छोटा सा भी 1 लाइन वाला सीन हो या लाइन ना हो, तभी भी अगर जो सीन होता तो वो कठिनाई आप बतौर कलाकार क्रिएट कर देते हैं कि इसको कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ, ये जो स्क्रिप्ट में लिखा है उसको उससे ऊपर कैसे ले जाएं इसको। वो जो चैलेंज है वो कठिन है अपने आप में। बाकी तो जो प्रोसेस होता है एक्टिंग का, वो मज़ेदार ही होता है हमारे यहाँ। अब आप अगर देख सकते हैं सर, तो कई एक्टर्स जो होते हैं ना, जिनका कम समय में नाम बन जाता है, तो वो अपनी सक्सेस कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाते। बट आप ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरा सक्सेस देखा अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं रूट से जुड़े हुए थे, पता था कैसे रहना। तो ये आने वाले जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए मतलब क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर, जो ये लोग संभाल नहीं पा रहे? मुझे लगता है जो नई पीढ़ी है वो काफ़ी समझदार है। मैं कुछ लोगों से बातें भी कर रहा था रिसेंटली, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जानते हैं। इससे पहले जो मैंने कुछ एक पैच देखा था, वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स आए थे अचानक से, स्टारडम कहो, एरोगेंस कहो, वो बहुत जल्दी आ गया था उनमें। और ऐसा नहीं कि मैंने कभी एरोगेंस मुझ में नहीं आया है, मैं भी वहाँ से गुजर के आया हूँ। एक पॉइंट था जब मैं भी काफ़ी बदतमीज़ हो गया था इंडस्ट्री में, एक छोटा सा पैच था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्यों आए हो यहाँ पे, है ना, क्या करना क्या है ये तय कर लो। जब
क्यों आपका क्लियर होगा तो कैसे अपने आप रास्ता निकाल लेगा, है ना। इफ व्हेन द वाई इज़ क्लियर द हाउ विल फॉलो। तो वाई का ये है कि सिर्फ फेम के लिए है, या मुझे सिर्फ दिख जाना है, या मैं स्टार बन जाऊं, या वो है, या फिर आपको वाकई एक स्कूल जो है जिसे कांस्टेंट स्कूल ऑफ लर्निंग हाउ टू एक्ट, उसमें अगर आपको भर्ती होना है तो ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, आपको संभाल लेती है। बम्बई भी आपको तब संभाल लेती है जब आपकी नीयत ठीक हो। तो मुझे लगता है प्रकृति साथ देती है जब नीयत ठीक हो। तो ठीक उसी तरह एक्टिंग में भी अगर आप क्लियर हैं कि क्यों कर रहे हो जो करना है, जैसे उस ज़माने में कई लोग आ जाते थे कि टीवी पे देखा है आपको, हमें भी टीवी पे दिखना है, इनको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, उनको टीवी पे दिखना था। और ऐसा डिफ़िकल्ट भी नहीं था उस वक्त, अगर शक्ल सूरत ठीक हो, लकी हो, या आपके पास, है ना, तो हो जाता था टीवी पे। लेकिन जैसे कि सर आपने शेयर किया कि एक टाइम आया था आपकी लाइफ में कि आप भी थोड़ा सा हो गए थे वैसा, बट आपको रियलाइज़ कब हुआ कि मतलब मैं कहीं तो गलत जा रहा हूँ, या किसी ने आपको रियलाइज़ करवाया? उसी दिन हो गया था मुझे रियलाइज़। मैंने एक हरकत ऐसी की थी मुझे तुरंत उसका समझ में आ गया कि यार ये गलत हो गया मुझसे। तो मैं जब बालाजी के इनिशियल ईयर्स की बात कर रहा था, तो तभी इन्हीं दिनों में जब मैं यहाँ भी हीरो 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 अचानक से मैं प्रख्यात हो गया था और बहुत सारा काम भी कर रहा था। उन दिनों में एक पूना से एक इंटर्न आई थी, है ना, नई सी लड़की थी, छोटी सी थी, छोटी सी कद में भी छोटी सी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी वो, और वो कांस्टेंट खूब बोलती थी वो कि अच्छा मानो ये मेरा कपड़े ना, तो मुझे उसका ना कभी कभी ना ऐसे एक मिनट शांत हो जा, तुम इतना मत बोल मेरे से तू तो। लेकिन वो थी, उसको लगा कि मैं अब ईपी हूँ, तो इंटर्न थी वो, तो इतना बोलती थी, इतना पकाती थी। एक बार मैं एक सीन कर रहा था जहाँ पे मुझे शराब पीनी थी, तो सीन में मैंने डायरेक्टर ने बोला बाबा पिएगा, मतलब भाई यार लाइन याद नहीं, तुमने ट्राई करते ना, मैंने भी कभी किया नहीं, अपन करते। तो उसने मैंने वाइन की बोतल उसने खोली और पीते पीते मुझे सीन करना था, मैंने कर लिया। अब मुझे चढ़ गई थी और वहाँ से मुझे दूसरे सेट पे जाना था। अभी लड़की फिर आई मेरे पास, मैं तब सामान रख रहा था गाड़ी में, लड़के आए, मानो नो यू टू वेयर दैट शर्ट, व्हाई डिड यू से, चला चला चला। तो मैं इतना गुस्सा हो गया, मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने वो लड़की को उठाया और जो डिक्की खुली थी उसमें डाल दिया, और डिक्की बंद करके मैं उसको एक सेट से दूसरे सेट तक गाड़ी में ले गया था। मैंने कहा अब तू निकल के बोलना मुझसे। तो मैंने ये बदतमीज़ी मैं आज सोच भी नहीं सकता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन उस वक्त जो ये मुझसे हो गया ना, जब वो लड़की निकली ना बदहाल में, मतलब इतना बुरा हाल था उसका, तो वो फिर काफ़ी रोई। फिर मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि यार ये तो बड़ा इनह्यूमन था, तू ऐसा कौन सा तू राक्षस बन गया है। तो उसी दिन मुझे समझ में आ गया। फिर ऑफ कोर्स एकता तक बात पहुंची थी, एकता ने भी फ़ोन किया, बोले क्या करता है बाबा तू ये सब। बोला सॉरी यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आई डिडंट मीन टू। फिर वो लड़की से भी माफ़ी मांगी। कुछ साल के बाद वो लड़की मिली मुझे, किसी एक पार्टी में गया था ना, तो लड़की हाई डू यू रिकग्नाइज मी, मैंने कहा नहीं, पता चला फिर उसने बोला आई रिमेंबर आई एम दिस। अरे हाँ, बाद में पता चला वो किसी एक चैनल की हेड बन गई थी। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने क्या किसके साथ क्या कर दिया था। तो कभी कभी एरोगेंस छू जाता है, लेकिन जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। इतने सारे कैरेक्टर्स किए सर आपने, बट आपके करीब कौन सा है? कठिन है ये प्रश्न, क्योंकि मतलब एक होता है ना सर, एक बच्चा होता है, दो बच्चों में से एक फेवरेट होता है, तो वैसा एक कोई कैरेक्टर होगा आपका फेवरेट? दो बच्चे तो दोनों ही प्यारे होते हैं, लेकिन औरों के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो शायद लोगों को जो ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब हम एक्टिंग करते हैं ना, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत मानव हर एक किरदार में होता है ना, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें मानव की हर एक किरदार में होती है। तो हर एक किरदार से हम जब तक प्यार नहीं करेंगे तो हम उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और वो प्यार हर एक सीन करते करते उस कैरेक्टर से हम लगाव कर, है ना, बना लेते हैं। लेकिन लोगों के नज़रिए से देखें तो शायद जो कृष्णदेव राय का कैरेक्टर है तेनाली रामा का, या यम है हम, या कुछ लोग सीआईडी से याद रखते हैं, कुछ मम्मियाँ हैं जो मुझे बोले बेटा शादी मुबारक क्यों बंद हो गया। तो सबका अलग अलग स्नेह होता है, और ओवरऑल आई थिंक तेनाली बाय फार इज़ वेरी पॉपुलर। सर उस टाइम पे रोमांटिक सीन परफॉर्म करना कितना मतलब चैलेंजिंग होता था, या क्योंकि अभी भी हम सेट पे जब जाते हैं ना, जब ऐसा कुछ सीन लगा होता है ना, तो एक्टर्स पहले कहते हैं कि प्लीज़ किसी को रिकॉर्ड मत करने देना, सिर्फ जितने यूनिट वाले हैं वही रहेंगे अंदर। तो आप लोगों के टाइम का कोई ऐसा किस्सा है आपका जो बताना चाहेंगे? समय के साथ कठिन हो गया है, क्योंकि रोमांस जब पहले होता था ना, तो वो जब रोमांस करना शुरू किया तो वो फिल्मों से प्रेरित होता था। फिल्मों से प्रेरित मतलब गाने वाने होते थे, उसमें आप घूम रहे हो, नाच रहे हो, पंखे चल रहे, ये सब चल रहा है। अभी बीच में कुछ ऐसा रोमांस आया था जहाँ पे थोड़ा शारीरिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है,
तो उस रोमांस से मैं अभी भी अनकंफर्टेबल हूँ। मुझे मतलब या तो मेरी ऐसी दोस्त हो जिससे हम, है ना, शी नोज मी, आई नो, और हम एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, तब मैं शायद कंफर्टेबल होऊंगा। बट रोमांस थोड़ा सा कठिन रहा है मेरे लिए, ऐसे देखा जाए तो। कोई ऐसा एम्बेरस मोमेंट हुआ था सर, मतलब आप कर रहे हो, मतलब लड़की कंफर्टेबल है लेकिन आप खुद ही शर्मा रहे हो, कौन सा सीन था वो? एक चैनल वी पे शो आता था बडी प्रोजेक्ट करके, तो उसमें एक किसिंग सीन आया था। तो राइटर ने, और चैनल वी पे था तो वो थोड़ा सा किसिंग तक ओके था उनके लिए। तो राइटर जो दोस्त था वो एक हफ्ते पहले मेरे पास आया बोलने के लिए, ब्रो एक सीन आ रहा है तेरा, अच्छा सीन आ रहा है। मतलब बता क्या है, थोड़ा रोमांटिक है, करेगा ना? मैंने हाँ हाँ बोलना। दिस इज देयर दिस गर्ल हु कम्स, वो तेरे पे आंखों पे पट्टी बांध के लाती है, एंड आई एम प्लेइंग अ प्रोफेसर, टीचर, एंड शी इज़ अ स्टूडेंट इन द कॉलेज, एंड शी फॉल्स फॉर मी। तो वो कुछ तिकड़म लगा के वो लाती है, एंड देन शी कम्स एंड किसेस मी। तो मैंने कहा यार कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे वो दिन करीब आया तो मुझे और डर लगने लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो ऑकवर्ड फील कर रहा था। तो मैंने बोला फिर उनसे कि यार मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैंने श्वेता से इस बारे में बात की, तो श्वेता बोली हाँ तो ठीक है ना, इट्स ओके। मुझे भी लगा कि हाँ कलाकार हूँ, कर लेना चाहिए मुझे। लेकिन सच कहूँ तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, एंड अल्टीमेटली आई थिंक उन्होंने सिर्फ चीक पे पैक करके उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये थोड़ा सा एक अनुभव ऐसा रहा था कि मैं वहाँ से रोमांस से हार गया था। सर जब करियर इतना अच्छा खासा चल रहा था उस वक्त कई बार होता है फीमेल्स के लिए, स्पेशली जब शादी होती है तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। क्या मेल्स के लिए भी वही था कि मतलब शादी के बाद ऐसा था कि आगे काम मिलेगा कि नहीं, मतलब एक बहुत सारी चीज़ें आ जाती, मतलब आप लोगों को भी ऑप्शंस दिए जाते। सो आपके लिए कैसा था वो? मेरे ख्याल से ये जो सोच है आगे चल के काम मिलेगा या नहीं, ये तो एक कलाकार के लिए कांस्टेंट है, लेकिन कलाकार के लिए ये भी एक कांस्टेंट है कि वो कहीं ना कहीं जानता है कि मैं लड़ूंगा और निकल जाएंगे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी श्वेता से, और जब श्वेता के फादर ने पहली बार मिले तो पूछा कि बेटा करोगे क्या? मैंने कहा एक्टर। बोला एक्टिंग तो ठीक है, अब काम क्या करोगे? तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था काफ़ी लोगों के पास कि काम तो, एक्टिंग तो मतलब हॉबी हो सकती है ना, करियर थोड़ी हो सकता है। करियर में तो कितने अनसर्टनिटीज़ होते हैं। तो ये अनसर्टनिटीज़ होते हैं हमारे साथ, लेकिन मेरा पर्सनली ये रहा है कि मुझे सेंस रही है कि यहाँ से फेल होके तो जाऊँगा नहीं मैं। तो शायद वो सेंस हो या हार्डवर्क करने की क्षमता, आई थिंक लक भी होता है कभी कभी कि, है ना, आपको संभाल लेती है बम्बई इंडस्ट्री, संभाल लेती है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मेरे लिए काम की है। मैं उसका श्रेय अपने आप को अकेले को देना नहीं चाहूँगा। आई थिंक इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी, बट ये डर कभी जाता नहीं है ना, किसी भी लेवल पे वो डर नहीं जाएगा। वो डर साथ है और वो कॉन्फिडेंस भी साथ है। आप किस मोड पे, किस प्रोजेक्ट पे, किस दिन पे कौन सी चीज़ आगे ज़्यादा रख रहे हैं, वो आप पर निर्भर है। जी, जब श्वेता जी की एंट्री हुई आपकी लाइफ में, उस वक्त कितना सडन चेंज कितना हुआ था, मतलब आपकी पूरी लाइफ में? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, कॉल पे बात करना, दो राय आ जाना, क्योंकि पहले तो हम अकेले सोच रहे होते हैं लेकिन फिर बाद में हमें एक ऑप्शन भी मिलता है। तो बट आपका कैसे चेंज हुआ था सर? अब देखो, जहाँ तक वो दूसरी राय की बात है तो मैं ऑलवेज आई वॉज हैप्पी, क्योंकि श्वेता की राय मुझे लगता है कि अक्सर मेरी लाइफ में ज़्यादा बेहतर काम किए मेरी खुद की राय से। चैलेंजेस उस वक्त और थी, अगर आप ये जानना चाह रही है कि श्वेता, जब मैं उससे मिला तब वो, जब हमने डेटिंग करना शुरू किया, शी वॉज अ ह्यूज स्टार, है ना। कहानी घर घर की में पल्लवी का किरदार निभा रही थी, वो तो बहुत ही पॉपुलर थी उस वक्त, और मैं इंडस्ट्री में घुसा था। तो मेरा मतलब ऐसा कोई वजूद था नहीं, मैं थोड़ा ऐसा साइड में। और तुम कोई पार्टी में भी जाते थे साइड, तो साथ में तो वो बोलते थे मुझे बाकायदा कि ऐसा आप थोड़ा हटना, थोड़ा इधर आ जाओ थोड़ा। फिर वो फ़ोटो खींचते थे, बड़ी तकलीफ होती थी उस वक्त। तो ये कठिनाइयाँ थी, बाकी तो फिर श्वेता संभाल लेती थी। फिर बीच में एक ऐसा इमोशन भी था उसके बाद कि ये संकल्प था कि मैं दिखा दूंगा, तुम्हें भी दिखा दूंगा। मैंने क्या किया है, मुझे क्यों दिखाओगे? बट आई थिंक श्वेता हैड दैट ट्रस्ट इन मी। मुझे भी नहीं पता था, श्वेता को पता था शायद कि हो जाएगा इस बंदे का कुछ, तो उसने फिर शी कंटिन्यूड विद मी। जी सर, इंडस्ट्री में जो इतना बदलाव हुआ है, सबसे मतलब अच्छा क्या लग रहा है आपको, एंड क्या लगता है कि और भी चेंज होना चाहिए? टेक्निकली देखें तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मुझे लगता है हम टेक्निकली बहुत साउंड हो गए। मुझे ये भी लग रहा है जो 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 नई पीढ़ी है ना टेक्नीशियंस की, डीओपी वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह, उनकी सूझ और समझ बहुत अलग है। तो मैं कई बार न्यू कमर्स के साथ ना शॉर्ट फिल्म्स वगैरह ये सब मैं करता हूँ,
और मुझे लग रहा है एक उन्हीं के ज़रिए जो बदलाव की लहर आ रही है वो एक सकारात्मक बदलाव है जो कि इंडस्ट्री को और एक अच्छी जगह पे ले जाएगा, इंटरनेशनल सिनेमा में कहो या कहीं भी। आई थिंक वी आर स्टैंडिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग। हाँ, बहरहाल थोड़ा सा वक्त बुरा चल रहा है हिंदी इंडस्ट्री का, बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देयर आर लॉट ऑफ न्यू यंग टैलेंट्स। तो ये बेसिकली मैं देखूँगा टेक्निकली चीज़ें बदली, बाकी तो कलाकार और उसकी सूझ और उसके चैलेंजेस में कुछ खास बदलाव है नहीं, वो वही है जो पहले थे। ऑल्सो सर, आपकी लाइफ श्वेता मैम के साथ इतनी अच्छी चल रही है, उसका एक मंत्रा क्या है? क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज के जनरेशन के लोगों को कि मतलब इतने सालों से आप दोनों साथ में हैं एंड सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो क्या वो मंत्रा है जो आप शेयर करना ऐसा चाहेंगे? किसने कहा सब कुछ अच्छा चल रहा है? तो सर आज अपना दुख बताइए। अप्स एंड डाउन्स नहीं होते क्या किसी भी सारे? तो मंत्रा तो कुछ नहीं है। मंत्रा बतौर मर्द मैं ये कहूँगा कि आई थिंक शादी में ना एक अपने आप में एक एवोल्यूशन होता है जो बिना शादी के नहीं हो सकता है। इवन एज एन एक्टर आई थिंक आई हैव ग्रोन आफ्टर मैरिज। एक एवोल्यूशन जो होता है एक मर्द का, अ बॉय टर्न्स इनटू अ मैन या मैन्स रियल कैरेक्टर कम्स आउट वंस इज मैरिड। क्योंकि जो चैलेंजेस होती है ना किसी भी शादी में, अब चैलेंजेस ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई वाली, चैलेंजेस ये भी हो सकती है कि यार नहीं उसका मतलब कैसे करेंगे, ये कोई अनबन हुई या कोई मुझे ये नहीं, मुझे वो ठीक नहीं, ये ठीक लगे। जो डेली लाइफ में जो चैलेंजेस होती है उन चैलेंजेस में ग्रोथ है और उस ग्रोथ में एक एक्टर का भी ग्रोथ है। तो वो चैलेंजेस से या तो फिर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे से हैंडल नहीं होता है, हम अलग रास्ते चले जाते हैं, या मैं कहूँ कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करके शायद मैं और बेटर हो जाऊँगा। सो आई थिंक मैरिज इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड अगर मुझे बेहतर एक्टर बनना है तो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि एज अ मैन ऑफ अ फैमिली आई एम अ बेटर एक्टर देन आई वुड हैव बीन एज अ बैचलर, है ना। तो श्वेता के साथ अब तक जो रहा है वो ठीक रहा है। ये एक माइंडसेट ये भी है कि हम एक दूसरे के साथ जब भी अनबन या कुछ भी होता है तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और स्पेशली फॉर अ मैन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो व्हेन टू शट अप, है ना। तो आई थिंक मैरिज सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी। और सिर्फ पिता बनने के बाद आपने खुद में क्या चेंजेस देखे जो आपको लगा कि यार मैं इतना कैसे चेंज हो गया? ये तो मतलब बहुत ही रेगुलर, मतलब लड़की का पिता होना अपने आप में इतना सुंदर होता है। और मैं बहुत पहले से मेंटली तो मैं पिता बन गया था। ज़ाहरा का नाम भी ज़ाहरा का तय था जब वो आई, उससे बहुत पहले। तो ज़ाहरा का पिता बन के मुझे लगता है बहुत गहरा उतरना पड़ेगा, लेकिन मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि ज़ाहरा एंड श्वेता ब्रिंग दैट मोटिवेशन इन माय लाइफ, है ना, कि जिससे मैं कंटिन्यूसली काम करता रहूँ, ग्रो करता रहूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स करता रहूँ। और एक बाप बनना, जैसे कि मैंने कहा शादी में भी एक ग्रोथ होता है, बाप बनने में भी बहुत कुछ सीखना होता है। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आप एज के साथ साथ ना आप चीज़ों को ऐसे मोड़ के तोड़ के इधर मरोड़ के ऐसे चलना। जब बच्चा आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो इसकी सहजता जो होती है, वो जब सोचते हो समझते हो कि वो सीधा बोल रहा है कि मेरी गलती क्या है इसमें, है ना, मैं क्यों नहीं करूँ ये। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि ये सहजता से भी काम हो सकता है उनके नज़रिए से देखो तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स। मतलब ये एक इंटरव्यू में ये अलग से हमें चाय पे चर्चा अलग से करनी होगी। इट्स बहुत विशाल है ये इस सेगमेंट, बट आई थिंक इट्स बीन फैंटास्टिक बीइंग अ फादर टू ज़ाहरा। बट सर आप कैसे वाले फादर हैं? स्ट्रिक्ट वाले या फिर एक होता है एकदम फ्रेंडली होते? मैं बहुत ही फ्रेंडली हूँ, बस केवल 3 चीज़ों में स्ट्रिक्ट हूँ उसके साथ। एक तो पंक्चुअलिटी, दूसरा फूडिंग हैबिट्स, हेल्थ, है ना, और तीसरा कंडक्ट, कैसे बिहेव करना है बड़ों के साथ, लोगों के साथ। तो ये 3 चीज़ें मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बाकी तो मैं चिल हूँ। मतलब काफ़ी अभी उसको लेकर गया था ले घुमाने के लिए, दोनों ने बाइक राइड की, गाड़ी में घूमे हैं, पहाड़ों में गए हैं, मज़े किए। जी। ऑल्सो सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दिनों जो कास्टिंग हो रही है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स देखकर की जा रही है, उस पर आपको क्या लगता है? जो कई ऐसे कलाकार होंगे उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी? हो सकता है नाइंसाफ़ी होगी, क्षणभंगुर है, ये एक मोमेंट्री है, ये कभी लंबा नहीं हो सकता है। ये जो इंस्टाग्राम के बेसिस पर कास्टिंग, ये कुछ टाइम में ये अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली अच्छे सिनेमा को, अच्छे स्क्रिप्ट्स को अच्छे कलाकार की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छे कलाकार नहीं हो तो कितना लंबा खड़े रहोगे, है ना। वो झूठ के सहारे या किसी और चीज़ के सहारे, सिर्फ फॉलोअर्स के सहारे आप कितना काम करोगे।
तो मुझे लगता है कि फॉलोअर्स होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके चलते अगर कला को छोड़ के हम सिर्फ फॉलोअर्स पे ध्यान देंगे तो फेलियर सूनर और लेटर इल एंड। ऑल्सो सर, पेपराजी कल्चर जो है उस पर आपका क्या सोच है? पेपराजी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ज़रूरी होंगे शायद, तभी तो है वो, है ना। बहुत सारे लोग उससे जैसे हम भी प्रीमियर्स वगैरह में जाते हैं तो वही लोग होते हैं जो सामने ओ माना सर वगैरह, तो जब सामने हो तो बड़ी मस्ती होती है। बट ये मैं कहूँगा एक फिनोमेना है ना। सही गलत में इसको नहीं डाल सकते, एक फिनोमेना है। ये बदलते मीडिया, बदलते समय का ये आगे चल के कुछ और होगा। सो आई थिंक इट्स अ फिनोमेना दैट विल हैव टू एक्सेप्ट। ऑल्सो सर, आपने इतने सारे आर्टिकल्स आपके नाम पे इतने सालों से बनते आ रहे, बट कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो रूमर रहा होगा, जो आपने पढ़ा होगा, उसके बाद आप खाली हंसे थे बट उस पर रिएक्ट करने का मन था लेकिन कर नहीं पाए थे? क्या था वो? नहीं, जब रूमर आई थी तो बड़ा हिल गया था मैं। मेरा एक रियलिटी शो किया था कुछ साल पहले, मैंने और श्वेता ने। उसमें कुछ उसके सामने दूसरे चैनल पे और एक रियलिटी शो आ रहा था उसी के कल्चर का, उसके जॉनर का। तो उसके चलते हमारे शो को अप करने के लिए उनको मीडिया हाइप चाहिए था। तो अचानक से मुझे और श्वेता को सेंटर में बना के उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था जो कि सच था ही नहीं। तो सुबह उठकर मुझे वो जब खबर मिली तो हम तो पूरी तरह से हिल गए, क्योंकि हम बोला हम तो सही है, हम गलत है नहीं, तो ये कैसे छप गया। फिर मीडिया से, मतलब चैनल से बात की, मीडिया से बात की, सब पता चला कि एक्चुअली ये अपने शो को हाइप देने के लिए दे नीडेड टू स्केपगोट समबडी, और उसमें हम ही मिले उनको। तो काफ़ी। सर क्या था वो हेडलाइन? सैक द चीट्स। हाँ तो सैक द चीट्स था। ये जो रियलिटी शो था उसमें ना सब सिम कार्ड खरीदते थे। तो हमको बोला किसी ने अंदर से कि भाई सब खरीद रहे हैं, आप भी खरीदो। तो हमने बोला नहीं, हम लोग ठीक है, हम जितना जाएंगे ऐसे जाएंगे। बाकी हमारे दोस्त भी जो आउट हो जाते थे उस शो से, वो बोलते थे मेरे पड़े हैं 700 सिम कार्ड लिए थे, तू ही इस्तेमाल कर ले 10-10 शो। तो मैंने कहा मतलब क्या, कौन इतनी जहमत उठाएगा। तो हम लोग थोड़े उसके खिलाफ थे कि नहीं, जितना होगा करेक्ट जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जब ये सुबह उठ के एक मिड डे में ऐसे आया कि सैक द चीट्स और हमारी दोनों की फ़ोटो आई थी, तो मैं काफ़ी हिल गया था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझे लगा जो मेरे माँ बाप पर जो इम्पैक्ट होगा दोनों के, है ना, तो वो ठीक नहीं है। तो क्योंकि हम गलत नहीं हैं, तो गलत ठहराने पर और दुख हुआ था मुझे। आने वाले टाइम में सर और क्या एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो? मतलब एक कलाकार होने के नाते क्या आपको करना है, क्या सही लग रहा है, क्या गलत? ऑल्सो जो इस समय के जो एक्टर्स हैं उनमें से कौन पसंद आ रहा है आपको? गुलशन दिवैया मुझे बहुत पसंद है। गुलशन दिवैया जो हैं, जो मुझे लगता है बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं। बाय फार मुझे उनका काम देखना अच्छा लगता है। मोहित अलाउद, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और नए काम में मैं सोच रहा हूँ कि जो रीजनल सिनेमा है, खास करके जो गुजराती सिनेमा की मैं बात कर रहा था, उसमें इतने एक्सपेरिमेंटल काम हो रहे हैं ना, तो बतौर एक्टर मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पैच, जहाँ पे, और ये सिर्फ रीजनल में हो सकता है। जैसे जो हम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की बात करते हैं वो मेन स्ट्रीम में बहुत ही कम हो सकता है। तो एक तो मैं गुजरात में काम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ गुजरात से, और गुजराती भाषा में काम करके, गुजराती में बात करके अगर कुछ ऐसी फिल्मों का हिस्सा बन पाऊँ, है ना, जो कि वाकई अच्छी हो, जैसे जलेबी रॉक्स हैं। मैं जानता हूँ ये फिल्म मैं किसी भी उम्र में देखूँगा, मुझे गर्व ही महसूस होगा कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा रहा हूँ। तो ऐसी फिल्में जब बनती है तो अच्छा लगता है। ऐसे में अगर मैं और कुछ फिल्में कर पाऊँ, अच्छी स्क्रिप्ट्स मिले तो आनंद होगा। बहुत सारे को एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, बट कौन है वो जिसके साथ आप एकदम कंफर्टेबल होके काम कर सकते हो, मतलब कोई भी शॉट दे सकते हो? मुझे लगता है ज़्यादातर सारी को एक्ट्रेसेस के साथ मैंने वो रिश्ता बना लिया था जहाँ पे हम इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि हेल्दी एक माहौल हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर मेरे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज तक मुझे याद नहीं किसी भी एक्ट्रेस के साथ मेरा अनबन रहा हो या खटक के काम किया हो कि सीन के लिए बात करेंगे वरना बात नहीं करेंगे, मैं इसके साथ ऐसे सीन नहीं करूँगा। मुझे लगता है वो लड़कियाँ भी, मैंने फॉर्चुनेटली बीन एबल टू बिल्ड सच रिलेशंस कि वो लोग भी कंफर्टेबल फील करती है मेरे साथ सीन करने में। तो मुझे लगता है आई थिंक यू कैन आस्क द एक्ट्रेसेस आई वर्क विद, मे बी दे विल से द सेम थिंग। अब जब आप सर देखते होंगे हेडलाइंस में या सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ आते रहता है कि ये शो के जो लीड्स हैं वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, या साथ में जब शॉट देने आते हैं तभी बात करते हैं सिर्फ वो कैमरे के लिए, तो उस वक्त क्या आता है दिमाग में? आप लोगों के टाइम पे होता था ये चीज़ सेम? तभी भी होता था। कुछ लोग एक दूसरे को नापसंद करते थे और तभी काम करते थे साथ में, मतलब शक्ल तक नहीं देखते थे, झगड़े होते थे, सेट पे शूटिंग रुक जाती थी, लेकिन बावजूद उसके काम होता। तो
ये एक इंडिविजुअल पे होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग वो रहता है, तो मुझे लगता है इट्स अ कॉमन थिंग, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। सर पिछले कुछ समय से ना कई एक्टर्स ऐसे बाहर आकर उन्होंने कहा है कि मतलब प्रोडक्शन की तरफ से उन्हें काफ़ी परेशान किया गया है। पिछले साल भी एक एक्ट्रेस ने खुलकर बातें रखी थी अपनी कि उन्हें प्रोडक्शन हाउस ने सेट पर ही बंद कर दिया था दरवाजे में। तो आप लोगों के टाइम पे ऐसा होता था कि इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर रहता था प्रोडक्शन से? यार हमारा शायद नज़रिया अलग था काम करने का, हमें काम की भूख अलग, जैसे मैंने आपको कहा 72 घंटे काम करना, या कभी हमने ये नहीं कहा बालाजी में कि यार सुनो अभी घर जाएं, हमको नहीं जाना था घर, हमें काम करना था। तो तब माहौल अलग था, तब जो एक्टर्स थे वो भी सब के सब वैसे होते थे कि करना है और काम। तो हमारे वक्त इतना नहीं होता था। हाँ शायद बदतमीज़ी करो आप या वो करो तो कभी प्रोड्यूसर झटक देता था, जो तो लाजमी भी है, क्योंकि मुझे लगता है प्रोड्यूसर भी वही है जो एक रेगुलर इंसान है, जो महत्वाकांक्षाओं को लेकर प्रोड्यूसर बना है। उसको वो कोई इसलिए कोई डेविल बनने के लिए तो बना नहीं प्रोड्यूसर, उसकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, उसको समझना चाहिए मुझे लगता है कलाकारों की, कि उसको भी लॉस से कैसे गुजरेगा वो अगर होगा तो। आई थिंक दैट कंपैशन इज़ इम्पोर्टेंट। जी, ऑल्सो सर ये जो टॉपिक चलता है कि मतलब टीवी एक्टर है, क्योंकि आपने फिल्में भी की है, आपने डेली सोप्स भी किए, बट ये जो चलता है मार्केट में कि हाँ ये टीवी एक्टर है, ये फिल्मों का एक्टर है, इस पर आपकी क्या सोच है? क्योंकि कई जगह ऐसे होता है, पार्टीज में भी कई एक्टर्स ने खुलकर बोला है कि मतलब वो नहीं मिलता है ओहदा जो मिलना चाहिए किसी कलाकार को, अब अगर ऐसा वो टीवी नहीं से रहा है, बिलोंग मुझे करता लगता है अब चीज़ें बदल गई हैं। अब एक कलाकार को जहाँ फिट होता है वहाँ पे काम मिल जाता है, बशर्ते कि वो काम करना चाहता हो उधर। अगर मैं सिर्फ टीवी पे काम करना चाहता हूँ तो मैं कभी मिलूंगा नहीं लोगों से, कास्टिंग से या और लोगों से। तो मैं टीवी पे काम करता रहूँगा तो शायद मुझे टीवी एक्टर बोलेंगे, तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आई थिंक अभी जो ये OTTs के चलते, या अभी ना स्क्रिप्ट्स हीरो बन गए, लोग हीरो नहीं है। तो स्क्रिप्ट सबसे मेन स्टे ऑफ द स्टोरी लाइन होती है ना। तो स्क्रिप्ट अगर हीरो है तो उसमें कौन बैठता है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बनिस्बत इसके कि मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, है ना। सो आई थिंक तो बदल रही है चीज़ें। आई थिंक आने वाले टाइम में अगर आपका कोई शो आएगा तो आप किसे कास्ट करना चाहेंगे अपने शो में? मैं अगर प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो जी, मैं अपने आप को ही कास्ट करूँ, मेरे को काम की ज़रूरत है मुझे भी, हाँ मैं नहीं करूँगा। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी जो भी होता है। कभी सर हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा कि मतलब आपको काम चाहिए लेकिन काम मिल नहीं रहा है, उस वक्त मतलब काफ़ी आप परेशान हुए हो? अब होता है ऐसा? जैसा काम चाहिए तो वैसा नहीं मिलता है कई बार, तब होता है ना, तकलीफ़ होती है। लेकिन तकलीफ़ को अब उससे निपटने की अब हम तरीके अलग हो गए ना अभी। तो मुझे लगता है कि इतना पैनिक नहीं करते हैं, लेकिन तकलीफ़ होती है क्योंकि मुझे ऐसा रोल ये मतलब वो नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसा पैच आता है लंबा कि मेरा वाला कैरेक्टर नहीं आया, बट हाँ इट्स अ नॉर्मल थिंग। ईयर 2000 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया था चूड़िया के, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सो सर कैसे देखते हैं आप वो मेमोरी लेन में, अगर मैं आपको भेजूँ, कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में था कोई जो इस फील्ड में था, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था कोई? नहीं, मैं बड़ौदा से हूँ और हमारा दूर दूर तक इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। मैं ऐसे आ गया था बम्बई, कुछ साल पहले जूझा, मेहनत की और फिर काम जब मिलना शुरू किया। मुझे लगता है जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं वो चैलेंजेस कांस्टेंट है कलाकार के लिए ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और मैं सिर्फ बिटवीन प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक कलाकार क्योंकि कांस्टेंट एवोल्यूशन जो हो रहा है इंडस्ट्री का, स्टोरी लाइन का, सिनेमा का, स्क्रिप्ट्स का, एक्टर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, एक्टिंग की परिभाषाएं नई आ रही हैं, है ना। तो बहुत कुछ बदल रहा है, उसमें अपने आप को रेलेवेंट रखना और मुसलसल चलते रहना एक चैलेंज है कांस्टेंट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मेमोरी लेन, दैट आई थिंक इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। मतलब ये कह सकते हैं कि शायद ये ना होता तो मैं पता नहीं क्या करता। हाँ, तो ये शायद मैं इसके लिए बना था, इस जो लेन की बात करें उससे गुज़रने के लिए, और मैं गुज़र रहा हूँ और बखूबी बड़ा मज़ा भी आ रहा है। सर अब जितना इजी हो गया है, मतलब किसी प्रोडक्शन को कांटेक्ट करना, ऑडिशन जाना, ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस हो गए इंडस्ट्री में। बट आपके टाइम पे वहाँ तक पहुँचना आपके लिए मतलब पेरेंट्स कितना आपके एग्री थे, एंड क्या बचपन से ही आप चाहते थे कि मैं एक्टर ही बनूँ? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था बचपन से। बड़ौदा में आमतौर पर उस ज़माने में टीवी देखते थे तो कभी ये नहीं सोचते थे कि यार इसमें हम क्यों नहीं हो सकते हैं। उस वक्त तो नहीं सोचते थे। अब ऑफ कोर्स आसान हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हो गए इस बात को लेकर।
लेकिन माँ बाप ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि एट अ वेरी अर्ली एज मैंने काम करना शुरू कर दिया था, है ना। 18 के बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था, नौकरी करता था, चीज़ें भेजता वगैरह, सेल्समैन था मैं। तो वो सब करते करते इंडिपेंडेंट इतना हो गया था कि माँ बाप ने ये कह दिया था कि जो करो करो और जाओ जहाँ जाना है, गिर जाओ तो आ जाना वापस, हम संभाल लेंगे। पापा की इतना था, बट अदरवाइज आई थिंक आई ऑलवेज हैड द लिबर्टी टू गो आउट एंड वेंचर। बट जब आप यहाँ मुंबई में आए तो हर एक एक्टर की अपनी एक कहानी होती है, तो जब आप यहाँ पे आए तो कैसे आपने, मतलब घर भी चाहिए होता है, प्लस 2 टाइम का खाना और बहुत सारी चीज़ें, ऑडिशंस को जाना है, वो सब कैसे मैनेज किया था आपने? खाने का सबसे ज़्यादा मुझे याद है, रहने की तो प्रॉब्लम नहीं थी, हम 4-5 लड़के एक साथ एक कमरे में सो भी जाते थे। खाने का मैं बहुत पर्टिकुलर था, क्योंकि मैं ऑलवेज आई वाज इनटू फिटनेस पहले भी, तो मुझे लगता था खाना मुझे करेक्ट चाहिए, कुछ भी वड़ा पाव टाइप का चल नहीं जाएगा मेरे लिए। तो और बाहर का ही खाते थे अक्सर, अमूमन होता था स्टेशन के पास कोई थाली मिलती तो वो खा लेते थे। लेकिन तभी होता था कि अगर घर पे कोई बुला ले या किसी के घर पे गए हो, भले रोटी और आलू भी हो ना, तो बड़े अच्छे लगते थे उस वक्त। तो खाने की सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरी, बिकॉज मुझे खाना ज़्यादा चाहिए था और प्रोटीन रिच चाहिए था। उस वक्त प्रोटीन पाउडर्स थे नहीं हमारे पास, बट या दोज वर चैलेंजेस। लेकिन मुझे लगता है जब आप कठिनाई से गुजर रहे होते हैं ना, तब वो कठिनाई लगती नहीं, क्योंकि उस वक्त आपको ये कठिनाई है ऐसा सोचने का समय नहीं मिलता है। वो जब आप गुजर जाते हैं फिर मुड़ कर देखते हैं, तो अरे बाप रे, एक ही बार खा के जीता था तू, अरे सिर्फ पानी में बिस्किट ये सारी भी, तो मुड़ कर देखो तो लगता है कि हाँ कठिन था, लेकिन आई थिंक उस वक्त कोई ऐसी परेशानी थी नहीं। सो सर, याद है आपको जब आपने कैमरे के सामने पहला शॉट दिया होगा, मन में क्या चल रहा था उस वक्त? डर था ऑब्वियसली। पहला शॉट दिया और डर के मारे शॉट ख़राब भी कर दिया था मैंने, और मुझे उस सीरियल से निकाल भी दिया गया था क्योंकि मैं एक शॉट दे नहीं पाया था। एक पायलट शूट हो रहा था तभी, और वो पायलट शूट करते वक्त मैं गया वहाँ पे और सनसेट हो रहा था, तो डायरेक्टर ने शॉट समझा और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था सुबह से कि मैं क्या कर जाऊँ, और उस एक्साइटमेंट में जो डायरेक्टर ने कहा वो समझा नहीं समझा, मैं करने लगा, करके फंबल करने लगा, और अल्टीमेटली मैं 1-1.5 घंटे तक वो करता रहा, प्रयास करता रहा, वो सीन नहीं दे पाया मैं। और तब मुझे लगा कि ये लोग अभी मुझे रिप्लेस कर देंगे, जो वाकई उन्होंने मुझे बोला बाद में, बेटा आप थोड़े छोटे लग रहे हो इस रोल के लिए। मैंने कहा मैं समझ गया, बट हाँ मतलब वे फेलियर्स काफ़ी आए। बट उस दिन आपने, ऐसे होता ना सर कि हार जाना, कि मतलब मुझसे नहीं होगा, ऐसा थॉट आया था आपको? क्या सोचा आपने कि चले जाओ घर वापस? घर तो नहीं, सामने जब मैं निकला तो समंदर था, मडालर में शूट कर रहा था, मुझे लगा मैं सीधा चला जाता हूँ इसके अंदर, वो अब कुछ बचा नहीं है। और क्योंकि घर जाने का ऑप्शन था नहीं, मैंने सोचा था कि जीत के ही जाऊँगा, हार के तो घर नहीं जाऊँगा। तो उस वक्त इतना मैं सहम गया था, मैंने कहा ख़त्म हो गया, मतलब तुम यही नहीं कर पाए जिसके लिए आए थे, उसमें फ़ेल हो गए। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तुम यहाँ से कुछ निकल जाता तुम्हारा काम। तो मैं काफ़ी हारा हुआ था उस दिन। मैं काफ़ी किलोमीटर्स तक मैं पैदल चल के घर गया था उस दिन, क्योंकि होश नहीं था मुझे, इतना गमगीन था मैं दैट आई डिडंट रियलाइज़ मैं चले जा रहा हूँ, रोते रोते चल रहा। बस वो एक शाम बहुत यादगार है। तो सर उस वक्त कोई था आपको संभालने के लिए, मतलब किसी से आप अपनी बातें शेयर कर सको? क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि दिल ज़्यादा भारी हो तो मतलब कहीं तो निकाल देना चाहिए अपनी बातें, चाहे अकेले में या किसी के सामने ही। उस रात पे तो कोई नहीं था, मैंने किसी से मन भी नहीं था किसी से बात करने का। अगले दिन जो मेरा रूममेट था गौतम रुडे, अगर आप जानते हैं गौतम रुडे, हम दोनों साथ में रहते थे एक अपार्टमेंट में, तो उससे मैंने सुबह शेयर किया, यार ऐसा हो गया, बड़ा मायूस। तो उसका दिल्ली वाले बोला, अरे कुछ नहीं होता यार, सब ठीक हो जाए, चले जाना करके ऐसे करे निकल गया वो। बट आई थिंक ये भी सीखा कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो उसके साथ शेयर किया था, मित्र है मेरा। कॉन्फिडेंट कब हुए थे सर आप कि हाँ चल मैं मतलब कर ही सकता हूँ कैमरे पे? मुझे लगता है काम दर काम ये होता है, आप जैसे जैसे काम करते जाते हो, कोई कठिन सीन हो उसे आपने ठीक से डिलीवर किया हो, जब कोई डायरेक्टर या सह कलाकार बोले, या कभी आप सेंस ही कर जाते हो कि करेक्ट सुर बैठा है सीन का, बड़ा मज़ा आया सीन करने में, ये सारी चीज़ें वैलिडेट करते हैं। फिर ऑफ कोर्स लोगों का प्यार कि आपका ये कैरेक्टर हमको अच्छा लगा, आपका ये काम अच्छा लगा, तो ये सारी चीज़ें वैलिडेट करती हैं एक एक्टर को
जहाँ पे वो समझ पाता है कि नहीं सही राह पे जा रहे हैं हम। तो मुझे लगता है ये सब किसी एक चीज़ से नहीं कहूँगा मैं, सह कलाकार से लेकर, कभी कभी आप लाइटमैन को भी देखकर समझ जाते हैं दैट वो खो गया था सीन में, जब वो पकड़ के खो जाता है तो पता चलता है कि सीन अच्छा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हेल्प्स यू टू फील मोर कॉन्फिडेंट। कोई एक दिन, उससे पहले जो था वो ओवर कॉन्फिडेंस ही था कि हम तो बम्बई जाके ना चीर ही देंगे लेकिन फिर जब रियलिटी चेक होता है उसके बाद धीरे धीरे समझ आती है। फिर आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। अभी भी मैं कुछ नई स्क्रिप्ट आती है तो मैं उस कॉन्फिडेंस होने के बावजूद कभी कभी डरा होता हूँ कि यार इसको कैसे खेलें इसके साथ। तो वो जो कश्मकश होती है, वो जो भय होता है थोड़ा बहुत दिल में हल्का हल्का सा, ज़रूरी भी होता है, बट वो अभी भी होता है। सबसे पहली तालियां किस सेट पर बजी थी आपके लिए, आपको याद है? एक सीन किया था मैंने, मनशा करके एक शो था, उसमें एक लंबा सा सीन था और वो सीन शुरू कहीं एक सुर से होता है, फिर करते 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 मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, इतना गुस्सा फ्रस्ट्रेट के फट जाता है, वो रो भी पड़ता है और गुस्सा भी हो रहा है। तो वो सीन मैंने किया था एक दो बार, फिर डायरेक्टर ने मेरे को कुछ रीटेक्स करवाए थे क्योंकि उनको वो मिला नहीं, क्योंकि उस वक्त के डायरेक्टर्स भी अलग थे, क्योंकि वो खुद लिखते थे, वो खुद अच्छा सा, तो वो मिला नहीं उनको काफ़ी टाइम तक। तो उन्होंने सीन करवाते 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 वो सीन इतना अच्छा गहरा हो गया वो सीन कि जब वो फाइनली जब एक बार डिलीवर किया मैंने तो सन्नाटा था कुछ एक क्षण के लिए और फिर तालियां बजी थी। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया आपका, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी फिल्म धमाल मचा दे। सो आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए और रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे? तो फैन से मैं कहूँगा सबसे पहले कि अब तक जो प्यार मिला है आपसे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, देते रहिएगा प्यार, आप है तो हम हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि मैं एक फ़िल्म अभी कर चुका हूँ, उसमें एक किरदार निभा चुका हूँ जिसका नाम है जलेबी रॉक्स, द फिल्म का नाम। और फिल्म जो है वो गुजराती ज़रूर है लेकिन भाषा में सीमित नहीं रहेगी वो, क्योंकि कहानी ऐसी है और लेखन इतना सुंदर है, तो किसी भी उम्र में किसी भी भाषा में वो फिल्म आप देख सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा वो फिल्म देखने में। सीखने को तो मिलेगा ही बहुत कुछ, लेकिन साथ ही साथ देयर बी अ कांस्टेंट स्माइल आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, ये फिल्म जलेबी रॉक्स आ रही है 27 को रिलीज़ हो रही है, 27 जून को, तो देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कैसे लगी आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।